हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनीज कर रहे थे कंपनी लॉ में। हमने बहुत सारी कंपनीज के बारे में पढ़ा, कंपनी के बारे में, बॉडी, कॉरपोरेट, प्राइवेट, पब्लिक कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, ये सब हमने देखा था। आज जो हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज़ फॉरेन कंपनी। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन कंपनी। तो सेक्शन क्या है बच्चों इसका, सेक्शन 2 क्लॉज 42। ध्यान रखेंगे कंपनी लॉ के पेपर में आपको सारे सेक्शंस याद करने हैं। कोशिश करिएगा कि आपको सारे सेक्शंस याद हो जाएं, ठीक है। अगर आप सेक्शन लिख के आओगे पेपर में तो आपको मार्क्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों ध्यान रखेंगे कि आपको गलत सेक्शन बिल्कुल नहीं लिखने हैं। अगर आपको सेक्शन आता है, याद है, 100% श्योरिटी है तो ही सेक्शन लिखेंगे, अदरवाइज सेक्शन नहीं लिखना आप लोगों ने। तो हम शुरू करते हैं फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन कंपनी। क्या लिखा है, इफ़ अ कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। बस इतनी सी डेफिनेशन है। देखेंगे, इफ़ अ कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, ऐसी कंपनी जो कहाँ पे रजिस्टर्ड है, आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है। इंडिया में या इंडिया से बाहर, इंडिया से बाहर। एंड हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, और जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है, इंडिया में है। फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जिसका जो रजिस्टर्ड हुई है कहाँ पे, आउटसाइड इंडिया में, लेकिन जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है, इंडिया में है। तो जो ये प्लेस ऑफ बिजनेस है ना, इस प्लेस ऑफ बिजनेस को क्या नाम दिया गया, फॉरेन कंपनी नाम क्या दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, हमें तो कुछ समझ आया नहीं तो आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस कंपनी क्या है, रिलायंस कंपनी क्या है, इट इज़ अ कंपनी, ठीक है, राइट। और एप्पल क्या है, क्या एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी नहीं है। एप्पल तो क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि वो कहाँ पे रजिस्टर्ड हुई है, आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है। अब इस एप्पल ने क्या करा, एप्पल ने क्या करा, इंडिया में क्या करा, एक ब्रांच ऑफिस खोल लिया। ध्यान से देखेंगे, इंडिया में क्या करा इसने, एक ब्रांच ऑफिस खोल लिया, ठीक है। इंडिया में ब्रांच ऑफिस खोल लिया तो इस ब्रांच ऑफिस को नाम दिया गया है फॉरेन कंपनी। एप्पल जो है, एप्पल को क्या बोलेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। एप्पल कहाँ रजिस्टर्ड हुई है, आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड हुई है, लेकिन एप्पल ने क्या करा, इंडिया में एक ब्रांच ऑफिस खोल लिया। इस ब्रांच ऑफिस को नाम दे रखा है फॉरेन कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 42। सिंपल। एक और एग्जाम्पल से समझाऊं, एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, इसको हटा देते हैं हम लोग। एक और एग्जाम्पल देखने हैं, आप लोगों ने सारे एग्जाम्पल्स लिखने हैं ताकि आपको बाद में जाके आसानी हो, मुश्किल ना हो। एक और एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। एक कंपनी है, जापानीज कंपनी। कौन सी कंपनी, जापानीज कंपनी है, सोनी। सोनी के टीवी आते हैं, सोनी के टीवी आते हैं, नहीं आते। जापानीज कंपनी है तो सोनी कंपनी क्या है, जापानीज कंपनी है। कहाँ पे रजिस्टर्ड है, जापान में रजिस्टर्ड है। तो ये इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट। ये है बॉडी कॉर्पोरेट एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 11, हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब इस सोनी कंपनी ने क्या करा, ध्यान से देखेंगे। अब इस सोनी कंपनी ने क्या करा, इंडिया में क्या करा, इसने एक कंपनी बना दी। क्या करा, इंडिया में कंपनी बना दी और नाम लिखा सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसने क्या करा, सोनी तो कहाँ पे रजिस्टर्ड है, जापान में रजिस्टर्ड है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 11, इसको बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाएगा। लेकिन अब क्या करा, सोनी कंपनी ने इंडिया में एक कंपनी बना दी, सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और इसको इंडिया में रजिस्टर करा लिया। तो ये क्या माना जाएगा, कंपनी मानी जाएगी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20। कहाँ पे रजिस्टर्ड है, इंडिया में रजिस्टर्ड हो गई तो क्या मान ली जाएगी, कंपनी बन जाएगी, ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर इसने कंपनी ना बनाकर क्या करा होता, एक ब्रांच ऑफिस खोला होता। क्या खोला होता, ब्रांच ऑफिस खोला होता इंडिया में, ब्रांच ऑफिस इन इंडिया में ब्रांच ऑफिस खोला होता। तो इस ब्रांच ऑफिस को क्या नाम देते हैं हम, फॉरेन कंपनी। ये ब्रांच ऑफिस क्या बन जाता, फॉरेन कंपनी बन जाता, ठीक है। इस कंपनी को हम बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे, इस कंपनी को फॉरेन कंपनी नहीं बोल सकते। ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है, ये इंडिया में अगर कोई ब्रांच ऑफिस खोलती है, प्लेस ऑफ बिजनेस खोलती है, तो उस प्लेस ऑफ बिजनेस को, उस ब्रांच ऑफिस को क्या नाम दिया जाता है, फॉरेन कंपनी कहा जाता है। सिंपल है, आसान है। फॉरेन कंपनी का मतलब समझ आ गया। फॉरेन कंपनी वो कंपनी है जो रजिस्टर्ड हुई है आउटसाइड इंडिया और जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है, इंडिया में है, और उस प्लेस ऑफ बिजनेस को क्या बोला जाता है, फॉरेन कंपनी बोला जाता है। सिंपल,
ठीक है। और इस ब्रांच, कई बच्चों का क्वेश्चन आते हैं कि ब्रांच ऑफिस को क्या इंडिया में रजिस्टर कराना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल रजिस्टर नहीं कराना। अगर आप इंडिया में रजिस्टर कराओगे तो मतलब आपने कंपनी बना ली है, ठीक है। इस ब्रांच ऑफिस को तभी तो फॉरेन कंपनी बोला गया क्योंकि ये इंडिया में रजिस्टर्ड ही नहीं है। क्लियर? ईजी है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगर प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे सेटअप कर लिया है? इंडिया में सेटअप कर लिया है, तो क्या करना पड़ेगा? विद इन 30 डेज तो कुछ काम करना पड़ेगा फॉरेन कंपनी को। क्या करना पड़ेगा? विद इन 30 डेज क्या करना है? ROC को एक फॉर्म फाइल करना है। फॉर्म का नाम है FC1। फॉर्म का नाम क्या है? FC1 फॉर्म का नाम है। और साथ में कुछ अटैचमेंट लगाने। ये FC1 क्या है? फॉर्म का नाम है, ठीक है। FC1 विद इन 30 डेज क्या करना है? जब से आपने प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में रजिस्टर करा है, इंडिया में सेटअप करा है, उसके 30 डेज के अंदर FC1 फाइल करना है ROC को और कुछ अटैचमेंट्स लगानी है। क्या अटैचमेंट लगानी है? नीचे लिखी हुई सारी अटैचमेंट्स आपने लगानी है। क्या क्या अटैचमेंट है देखते हैं। फर्स्ट, अ कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। क्या क्या देना है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी जो कहाँ पे रजिस्टर्ड है? आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है। और ये लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए? इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। ये कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। अच्छा, सोनी कंपनी कहाँ की है? जापान की, तो उसका मेमोरेंडम और आर्टिकल हो सकता है जापानीज़ लैंग्वेज में हो, तो इंडिया का ROC जापानीज़ लैंग्वेज तो नहीं पढ़ सकता, ठीक है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने मेमोरेंडम को और आर्टिकल को, किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में ROC को भेजने से पहले। दूसरा, फुल एड्रेस ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। पूरा एड्रेस उस कंपनी का जो कहाँ पे रजिस्टर्ड है? आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है। आउटसाइड इंडिया वाला फुल एड्रेस चाहिए ROC को। दूसरा, फुल एड्रेस ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अब जो इंडिया में आपने ब्रांच ऑफिस खोला है, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस खोला है, उसका भी पूरा एड्रेस चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, डिटेल्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। किसकी डिटेल्स चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनकी डिटेल्स, एंड कंपनी सेक्रेटरी, जो उस कंपनी का, जो उस बॉडी कॉर्पोरेट का कंपनी सेक्रेटरी है, जो कहाँ पे रजिस्टर्ड है? आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है, उनकी भी डिटेल्स हमें ROC को भेजनी पड़ेगी। कितने दिन में? 30 डेज में। कहाँ से? फ्रॉम द सेटअप ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। कोई ऐसा पर्सन जो रेगुलेट कर रहा होगा प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, उसकी भी डिटेल भेजनी है। आगे, डिटेल्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस अर्लियर। अगर आपने कभी पहले प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में सेटअप करा है तो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग डेट वो भी भेजनी पड़ेगी हमें, किसको? ROC को। क्लियर? उसके बाद, डिक्लेरेशन दैट नो डायरेक्टर ऑफ कंपनी प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग कंपनी इन इंडिया। डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कंपनी का कोई भी डायरेक्टर प्रोहिबिट नहीं है, मतलब उसको मना नहीं कर रखा। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना। लिखेंगे बच्चों हिंदी में, मना करना। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? मना करना, कि मना ना कर रखा हो, किसी भी डायरेक्टर को इंडिया में कंपनी बनाने से मना ना कर रखा हो। ये सारी चीज़ें किसको भेजनी है? हमें ROC को भेजनी है। कितने दिन के अंदर? जब से प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में सेटअप करा है उसके 30 डेज के अंदर। कौन से फॉर्म में? FC1 फॉर्म में। सिंपल है, मुश्किल तो नहीं है, ईजी है। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप मेरी email ID पे मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। और आपके सारे डाउट सॉल्व होंगे। आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट होता है तो, ठीक है, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट कंपनी जो हम पढ़ेंगे, स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन कहाँ लिखी है? सेक्शन 2 क्लॉज 85। सेक्शन 2 क्लॉज 85। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन मीन्स अ प्राइवेट कंपनी। स्मॉल कंपनी क्या होती है? एक प्राइवेट कंपनी होती है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि स्मॉल कंपनी को बनाने के लिए हमें प्राइवेट कंपनी बनाना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी क्या मतलब? सेक्शन 2 क्लॉज 68 वाली प्राइवेट कंपनी, बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि स्मॉल कंपनी अगर मुझे बनानी है तो मुझे पहले क्या बनाना पड़ेगा? प्राइवेट कंपनी बनानी पड़ेगी। तो ये बोल सकते हैं कि पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। बिल्कुल सही बात, कि अगर आपको स्मॉल कंपनी बनानी है तो पहले आपको क्या चाहिए? प्राइवेट कंपनी बनानी पड़ेगी। एक पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। सिंपल। तो स्मॉल कंपनी क्या होती है? एक प्राइवेट कंपनी होती है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल अप टू कितनी हो बच्चों? 2 करोड़ रुपए। जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हो? अप टू 2 करोड़, ठीक है। पहले इसकी लिमिट 50 लाख थी, इसलिए मैंने इसको लिख के काटा हुआ है, तो आप लोग भी लिख के उसको काटेंगे।
एंड लिखा है बीच में, एंड का मतलब ये वाली लिमिट भी सेटिस्फाई करनी है और ये भी सेटिस्फाई करनी है, दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो स्मॉल कंपनी नहीं बन पाएगी। ठीक है बच्चों, अगर किसी प्राइवेट कंपनी की लिमिट कितनी है, अप टू 2 करोड़ है, तो वो क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, अप टू 2 करोड़, तो स्मॉल कंपनी है। एंड टर्नओवर अप टू 20 करोड़, टर्नओवर कितना है, अप टू 20 करोड़ है, पहले 2 करोड़ होता था लिमिट, अब बढ़ा के 20 करोड़ कर दिया गया। अगर ये दोनों सेटिस्फाई कर दी तो आप क्या बन जाओगे, स्मॉल कंपनी बन जाओगे। लेकिन अगर लिमिट एक्सीड हो गई तो वो सिर्फ प्राइवेट कंपनी कहलाई जाएगी, स्मॉल कंपनी नहीं कहलाई जाएगी। सिंपल, इजी है। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन हो गई खत्म। अब आ जाते हैं ओपीसी पे। ओपीसी मतलब 1 पर्सन कंपनी, लिखेंगे इसका नाम 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, सेक्शन क्या है, 2 क्लॉज 62। सेक्शन क्या है बच्चों इसका, 2 क्लॉज 62, 2 क्लॉज 62 ओपीसी का सेक्शन है। ओपीसी मीन्स अ कंपनी। ओपीसी क्या है, एक कंपनी है हैविंग ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। ओपीसी क्या है, एक कंपनी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन क्या होता है, मेंबर होता है। सिर्फ क्या एक से ज़्यादा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। सिर्फ कितना मेंबर होगा, एक पर्सन मेंबर होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अच्छा एक बात ध्यान रखेंगे, कहीं भी कंपनी वर्ड लिखा हो तो कंपनी का मतलब प्राइवेट कंपनी भी हो सकता है या पब्लिक कंपनी भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे, जहाँ भी कंपनी लिखा है उस कंपनी का मतलब इधर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो ओपीसी की डेफिनेशन में भी क्या लिखा है, ओपीसी मीन्स अ कंपनी जिसमें एक पर्सन एज अ मेंबर होता है। तो आप बताओ, यहाँ कंपनी का मतलब प्राइवेट भी और पब्लिक भी है, लेकिन तो अगर इंटरप्रेट करें इसको तो ओपीसी का मतलब या तो प्राइवेट कंपनी या तो पब्लिक कंपनी जिसका 1% मेंबर होता है। लेकिन सेक्शन 3(1)(c) ने क्लैरिफिकेशन दी। कौन से सेक्शन ने, हमें ना सेक्शन मिला के पढ़ने पड़ेंगे, इंटरकनेक्ट करने पड़ेंगे सेक्शन, तभी हमें कंपनीज एक्ट समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, सेक्शन 3(1)(c) ने इंटरप्रिटेशन क्या दी, ओपीसी इज अ प्राइवेट कंपनी। ओपीसी क्या है, प्राइवेट कंपनी है, तो मतलब यहाँ पे कंपनी का मतलब क्या हुआ, प्राइवेट कंपनी हुआ। वैसे इन द एंटायर कंपनीज एक्ट अगर कहीं कंपनी लिखा है तो कंपनी का मतलब प्राइवेट भी होता है और पब्लिक भी होता है। लेकिन यहाँ पे ओपीसी की डेफिनेशन के लिए सेक्शन 3(1)(c) ने क्लैरिफिकेशन दी। क्या क्लैरिफिकेशन दी, जब भी आप ओपीसी की डेफिनेशन पढ़ोगे तो वहाँ पे कंपनी वर्ड पढ़ोगे तो कंपनी का मतलब क्या है, वहाँ पे प्राइवेट कंपनी है सिर्फ। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओपीसी, ओपीसी में एक ही मेंबर होता है और ओपीसी का मेंबर जो है उसके लिए मैंडेटरी है नॉमिनी अपॉइंट करना। क्या है, ओपीसी के मेंबर के लिए नॉमिनी अपॉइंट करना क्या है बच्चों, मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है, मुझे कोई बता सकता है? अच्छा पहले तो मुझे बताओ कि नॉमिनी का मतलब क्या होता है, हु इज नॉमिनी? नॉमिनी वो पर्सन है, अगर ये मेंबर कौन है, एम, अगर एम की डेथ हो गई, अगर एम की डेथ हो गई तो कौन मेंबर बनेगा, इसका जो बेटा है एन, ये नॉमिनी बन जाएगा। ठीक है, और एन आगे फर्दर नॉमिनी अपॉइंट करेगा, फर्दर नॉमिनी अपॉइंट करेगा। ऐसा क्यों? आप लोगों ने कंपनी का एक फीचर पढ़ा होगा, परपीचुअल सक्सेशन, पढ़ा है बच्चों? परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, मेंबर में कम मेंबर में गो बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। मतलब अगर मेंबर आए या जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी तो चलती रहेगी। बट इन केस ऑफ ओपीसी, ओपीसी में तो एक ही मेंबर होता है, वो मेंबर ही मर गया तो कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी को कौन चलाएगा? ठीक है, इसीलिए ये बोला गया कि ओपीसी में मेंबर के लिए नॉमिनी अपॉइंट करना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर बाद में जाके मेंबर की डेथ भी हो जाए तो वो नॉमिनी क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा और नॉमिनी आगे फर्दर नॉमिनी अपॉइंट करेगा। सिंपल, आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है ये। ठीक है, और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस करा है कि मैं आपको फुल सिलेबस करा दूंगी आपके जून 2022 एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, अगर आप वीडियो देखेंगे, सारी की सारी क्लासेस देखेंगे डेली बेसिस पर, जैसे ही अपलोड हो जाएगी तो आप ज़रूर 100% श्योरिटी के साथ पास हो जाएंगे। और आपको फ्री टेस्ट भी मिलेंगे, वो आपको टेस्ट चेक करके भी दिए जाएंगे, आपको आपकी गलतियाँ भी बताई जाएंगी, आपको इम्प्रूव करने के तरीके बताए जाएंगे, केस स्टडी लिखनी भी सिखाई जाएगी, ये सब हम लोग करेंगे। बट आपको इतना काम करना है बस कि सारी वीडियोज़ आपने देखनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ठीक है बच्चों,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल 3(1) ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 क्या बोलता है? हु कैन बी मेंबर और नॉमिनी। मेंबर एंड नॉमिनी कौन बन सकता है? किसमें? ओपीसी में। ठीक है, ओपीसी में नॉमिनी अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है, बाकी अदर प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में नॉमिनी अपॉइंट करना मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो हु कैन बी मेंबर और नॉमिनी, नॉमिनी और मेंबर कौन बन सकता है? पहली बात तो ध्यान रखना, माइनर कभी भी नॉमिनी नहीं बन सकता। माइनर कौन होता है? जिसकी एज 18 साल से कम है। माइनर इज अ पर्सन जिसकी एज कितनी है? 18 साल से कम है। ठीक है बच्चों, तो कौन नॉमिनी बन सकता है? नेचुरल पर्सन। अच्छा, आपको पता है पर्सन दो तरीके के होते हैं? बता देती हूँ, पर्सन कितने तरीके के होते हैं बच्चों? दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल पर्सन और एक आर्टिफिशियल पर्सन। ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, जब हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज की फर्स्ट क्लास करी थी। नेचुरल पर्सन का मतलब इंडिविजुअल, आपके और मेरे जैसे लोग, इंडिविजुअल्स। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कंपनी। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है बच्चों? कंपनी होता है। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे? मेंबर और नॉमिनी कौन बन सकता है? नेचुरल पर्सन बन सकता है। इसका मतलब आप बन सकते हो, मैं बन सकती हूँ, अगर आपकी एज कितनी 18 साल से ज़्यादा है तो। क्या एक कंपनी मेंबर या नॉमिनी बन सकती है ओपीसी का? नहीं बन सकती। लेकिन क्या कंपनी किसी अदर प्राइवेट कंपनी, अदर पब्लिक कंपनी की मेंबर बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। ये आने वाली क्लासेस में आपको पता चलेगा। ये भी हम अभी सिर्फ हम ओपीसी की बात कर रहे हैं, किसी और कंपनी की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? ओपीसी में मेंबर और नॉमिनी कौन बन सकता है? सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन बन सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं बन सकता। क्लियर? दूसरा, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इंडियन सिटीजन का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है, उसमें क्या लिखा है? अगर आपका जन्म इंडिया में हुआ है, आपका बर्थ इंडिया में हुआ है, या आपके पेरेंट्स का बर्थ इंडिया में हुआ है, या आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स का मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ इंडिया में हुआ है, तो आप क्या मान लिए जाओगे बच्चों? यू आर इंडियन सिटीजन। ठीक है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें इंडियन सिटीजन कौन होता है, बस इतना याद रखना है, इसका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है ओपीसी का मेंबर और नॉमिनी बनने के लिए। ठीक है, थर्ड, रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट इन इंडिया का क्या मतलब है? इसका लिखवा देती हूँ। रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब है एक ऐसा पर्सन जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में रहा हो, कितना? 182 डेज और मोर, 182 दिन, 182 डेज और मोर कहाँ पे रहा हो? इंडिया में रहा हो, तो वो क्या मान लिया जाएगा? रेजिडेंट इन इंडिया मान लिया जाएगा। अच्छा, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है या कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है? तीनों करनी है। यहाँ पे एंड लिखा है सबके आगे। एंड का मतलब क्या होता है? तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। क्लियर? तो तीन चीज़ें हैं मेंबर और नॉमिनी बनने के लिए। पहला, नेचुरल पर्सन वो बन जाओ आप, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आप लोगों से, क्या ऐसा हो सकता है कोई पर्सन सिटीजन तो है पर रेजिडेंट नहीं है? बिल्कुल हो सकता है कि इंडिया में उसका जन्म तो हुआ है लेकिन वो पिछले 2 साल से कहाँ रह रहा है? यूएसए में रह रहा है। क्लियर? तो मतलब एक पर्सन सिटीजन भी हो सकता है और एक टाइम पे सिटीजन है पर रेजिडेंट नहीं है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन रेजिडेंट तो है लेकिन सिटीजन नहीं है? बिल्कुल। एक पर्सन फॉरेन कंट्री का कोई सिटीजन इंडिया में आया, वो पिछले 10 साल से इंडिया में रह रहा है, तो वो रेजिडेंट तो है बट वो इंडिया में पैदा नहीं हुआ, तो वो क्या है? सिटीजन नहीं है, तो वो भी ओपीसी नहीं बना सकता, मेंबर और नॉमिनी ओपीसी में नहीं बन सकता। सिंपल है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक है पार्ट 1 कंपनी। पार्ट 1 कंपनी क्या होता है, इसको समझाने से पहले एक कंसेप्ट समझाना चाहती हूँ मैं आपको। देयर आर टू मेथड्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। देखो बच्चों, कंपनी को बनाने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। एक तो इनकॉर्पोरेट अ फ्रेश कंपनी। क्या करो? अगर आप कंपनी बनाना चाहते हो तो क्या करो? कंपनी बनाना चाहते हो तो आरओसी को एप्लीकेशन लगाओ, किसमें? INC 32 में, स्पाइस प्लस INC 32। फिर आरओसी क्या करेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, कौन से फॉर्म में? INC 11 में। आपकी कंपनी क्या हो जाएगी? इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है और आप कन्वर्ट करना चाहते हो कंपनी में। सपोज कोई पर्सन सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहा है, पार्टनरशिप कर रहा है,
LLP बना के बैठा है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी चला रहा है। अब क्या चाहता है, ये कन्वर्ट करना चाहता है, कन्वर्ट करना चाहता है बिजनेस को, किसमें, कंपनी में। क्या कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसी कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, पार्ट 1 कंपनी बोलते हैं। जो पर्सन अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को, चलते हुए बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट करना चाहता है, उसको क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, पार्ट 1 कंपनी। तो आज हमने 2 तरीके सीख लिए इनकॉर्पोरेशन के। अपने फ्रेंड्स को बताइएगा, अपने पेरेंट्स को बताइएगा कि क्या हमने 2 तरीके सीख लिए इनकॉर्पोरेशन करने के, बिल्कुल सीख लिए। लोगों को तो एक ही पता होता है कि कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, आरओसी को स्पाइस प्लस INC 32 फाइल कर दो, आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। लेकिन आज हमने एक और तरीका सीख लिया कि अपना एक पर्सन अपना चलता चलाया बिजनेस को भी कंपनी में कन्वर्ट कर सकता है, और उसको नाम क्या दिया हमने, पार्ट 1 कंपनी नाम दिया, सेक्शन 366। इजी, ठीक है, ठीक है जी। अब अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस को, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को क्या करना चाहते हो, कन्वर्ट करना चाहते हो, किसमें, कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आरओसी से तो पूछना पड़ेगा ना। आरओसी कौन है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी से तो पूछना पड़ेगा। तो कुछ प्रोसेस दे रखा है कि कैसे हम अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को कन्वर्ट करते हैं, देखेंगे। अगर कोई पर्सन सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहा है, पार्टनरशिप, LLP, कोऑपरेटिव सोसाइटी या एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा अगर अपने बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट करना चाहता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, उसको 2 न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेंगी। क्या देनी पड़ेगी, 2 न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी। किसमें, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज में देनी पड़ेगी और एक लोकल लैंग्वेज में देनी पड़ेगी, जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। मतलब अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है गुजरात में, तो एक इंग्लिश में न्यूज़पेपर दे दो और एक गुजराती के न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दो, सिंपल। दूसरा स्टेप 2, पब्लिक में गिव ऑब्जेक्शन विद इन 21 डेज फ्रॉम न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट। पब्लिक क्या करेगी, अब न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट दे दी तो पब्लिक उसको पढ़ेगी। पब्लिक क्या कर सकती है, 21 डेज के अंदर फ्रॉम द न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट अपनी ऑब्जेक्शन दे सकती है। हो सकता है कि जो सोल प्रोप्राइटर है वो अपना बिजनेस कंपनी में कन्वर्ट कराना चाहता है, लेकिन ना उसने क्या करा हुआ है, अभी लोन ले रखा था किसी पर्सन से और उसने अभी रीपे नहीं करा, तो वो पर्सन जिससे लोन ले रखा था वो ऑब्जेक्शन उठा सकता है कि आरओसी आप इसको कंपनी में कन्वर्ट करने की परमिशन मत दो, क्योंकि इसने मेरा लोन रीपे नहीं करा। तो आरओसी क्या करेगा, इसकी कंपनी नहीं बनने देगा, कन्वर्ट नहीं करने देगा इसके बिजनेस को, ठीक है बच्चों। थर्ड स्टेप 3 क्या है, फाइल करेंगे INC 32 प्लस URC। हाँ, INC 32 प्लस URC 1 टू ROC, ठीक है। ROC को फाइल करेंगे 2 फॉर्म, INC 32 इनकॉर्पोरेशन के लिए और एक URC 1। ये क्या बोलता है, डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू एग्जिस्टिंग बिजनेस। आपको अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के, मतलब जो अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हो उसके, पार्टनरशिप, LLP, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो भी बिजनेस कर रहे हो उसके डॉक्यूमेंट्स आपको ROC को भेजने पड़ेंगे, ठीक है। लास्ट में अगर ROC सेटिस्फाई हो जाता है, उसको लगता है सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, फिर वो क्या कर देगा, आपको इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन INC 11 में, ठीक है बच्चों। दैट्स ऑल विद टाइप्स ऑफ कंपनीज हो चुका है पूरा खत्म। जितना आपके सिलेबस में सब कुछ मैंने करा दिया है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे सब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे।